एमसीआई का दरअसल अब नाम बदल गया है। एमसीआई को नेशनल मेडिकल कमीशन कहते हैं, यानी एनएमसी ने कुछ नई गाइडलाइंस जारी की हैं और उसके अनुसार डॉक्टर अब ब्रांडेड दवाएं नहीं लिखेंगे, उन्हें जेनेरिक दवाएं ही लिखनी पड़ेंगी। इसके बाद मीडिया और सोशल मीडिया में एक ब्रांडेड बनाम जेनेरिक की एक बहस शुरू हो गई है। अब बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें ये नहीं मालूम है कि जेनेरिक क्या है और ब्रांडेड दवाएं क्या हैं। आप सोशल मीडिया पे बहुत सारे वीडियो ऐसे देखेंगे कि जो ब्रांडेड दवाएं उनकी कीमत इसलिए ज़्यादा होती है क्योंकि उनके पास पेटेंट होता है, और जब पेटेंट ख़त्म हो जाता है तो उसके अंदर जो साल्ट होता है उसके नाम से दवाएं बनने लगती हैं, उन्हें ही जेनेरिक दवाएं कहते हैं। तो ये आधी अधूरी सच्चाई है। तो आज के वीडियो में मैं जेनेरिक और ब्रांडेड दवाओं के बारे में वे बातें तथ्यों के साथ बताऊंगा जिन्हें सुनने के बाद आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा जेनेरिक और ब्रांडेड दवाओं के बारे में। देखिए, एनएमसी या सरकार जो भी गाइडलाइंस बनाएगी उसे सभी को फॉलो करना पड़ेगा और उससे किसी को कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन आम जनता को यह जानना बहुत ज़रूरी है कि जेनेरिक मेडिसिन क्या होती हैं और ब्रांडेड मेडिसिन क्या होती हैं, क्योंकि अगर इस सबसे कोई प्रभावित होगा तो वो जनता का स्वास्थ्य ही होगा। तो नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर राम प्रकाश अनंत और आप देख रहे हैं जन स्वास्थ्य। वीडियो शुरू करने से पहले मैं फिर आपसे एक बार अपील करना चाहता हूं कि यह एक साइंटिफिक चैनल है। मेडिकल साइंस और हेल्थ के बारे में साइंटिफिक और ऑथेंटिक जानकारी आपको इस चैनल पर मिलेगी। तो चैनल आपने सब्सक्राइब न किया हो तो कर लें। वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक करें और शेयर कर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। तो अब हम समझते हैं कि जेनेरिक दवाएं क्या होती हैं और ब्रांडेड दवाएं क्या होती हैं। तो वे फार्मास्यूटिकल कंपनियां जिन्होंने अपने आप को एक ब्रांड के रूप में स्थापित कर लिया है, तो वो जो दवाएं बनाती हैं वो ब्रांडेड दवाएं कहलाती हैं। तो कई सारी भारतीय मल्टीनेशनल कंपनियां हैं जिनके ब्रांड की पूरी दुनिया में विश्वसनीयता है, जैसे सिप्ला है, सन फार्मा है, जेडस है, कैडिला है। वे फार्मास्यूटिकल कंपनियां जो अपने आप को एक ब्रांड के रूप में खड़ा नहीं कर पाती हैं, तो वो जो दवाएं बनाती हैं उन्हें हम जेनेरिक दवाएं कहते हैं। तो जेनेरिक दवाएं दो तरह की होती हैं। कोई कंपनी किसी दवा का जो असली सॉल्ट होता है, जैसे कोई दवा होती है, जैसे आप बाजार से कालपोल खरीदते हैं तो कालपोल में एक साल्ट होता है जिसे मेडिकल की भाषा में ड्रग कहते हैं। तो उसके अंदर जो ड्रग होता है वो पैरासीटामोल है, या साल्ट है वो पैरासीटामोल है। तो बहुत सारी जो जेनेरिक कंपनियां हैं वो उसी ड्रग के नाम से दवा बनाती हैं या साल्ट के नाम से बनाती हैं, या अपनी तरफ से उसे कोई नाम भी दे देती हैं। तो वो चाहे नाम दे दें या उसी नाम से बनाएं, उनकी क्वालिटी एक जैसी रहती है। तो भारत में अब जेनेरिक दवाओं की जब ज़्यादा चर्चा होने लगी है तो कई सारी ब्रांडेड कंपनियां जैसे सिप्ला है, सन फार्मा है, ये भी कुछ दवाओं की दूसरे ब्रांड नेम से दवा बनाने लगी हैं, तो उनको ब्रांडेड जेनेरिक दवाएं कहते हैं। तो इनकी क्वालिटी में और जो दूसरी जेनेरिक कंपनियां हैं इनकी क्वालिटी में थोड़ा फर्क हो सकता है। आज जेनेरिक दवाओं की जो इतनी ज़्यादा चर्चा हो रही है उसकी एक बड़ी वजह यह है कि जेनेरिक दवाएं बहुत कम कीमत पर उपलब्ध होती हैं। हालांकि ये बात हमेशा सच नहीं होती। इसको मैं आपको एक उदाहरण से समझाता हूँ। सिप्रोफ्लॉक्सासिन एक एंटीबायोटिक है। इस एंटीबायोटिक को अलग अलग कंपनियां अलग अलग नामों से बनाती हैं। सिप्ला इसे सिप्लॉक्स के नाम से बनाती है। तो सिप्ला एक विश्वसनीय ब्रांड है और पूरी दुनिया में उसकी विश्वसनीयता है। एक दूसरी जेनेरिक कंपनी है लीफोर्ड। तो लीफोर्ड काफ़ी मात्रा में जेनेरिक दवाएं बनाती है। लीफोर्ड इस दवा को सिपकॉज के नाम से बनाती है। तो 1mg एक वेबसाइट है जो ऑनलाइन मेडिसिन उपलब्ध कराती है। तो 1mg पे आप जाके देखेंगे तो सिप्लॉक्स का जो MRP है वो 47 रुपये 48 पैसे है। सिपकॉज का जो MRP है वो 45 रुपये 40 पैसे है। तो MRP में सिर्फ 2 रुपये का फर्क है। लेकिन 1mg वेबसाइट है वो सिप्लॉक्स को 40 रुपये में उपलब्ध कराती है और सिपकॉज को 30 रुपये में उपलब्ध कराती है। यानी कि
कोई मरीज अगर 1 mg से इन दवाओं को मंगाता है तो उसे एक गोली पे 10 रुपए का फायदा होगा अगर वो सिपकोज खरीदता है तो। और यहाँ भी जो 1 mg वेबसाइट है वो सिपकोज से ही ज़्यादा कमा रही होगी, क्योंकि सिपकोज जो है वो फार्मासिस्ट को बहुत कम कीमत में उपलब्ध कराई जाती हैं, जबकि इनका MRP होता है वो ब्रांडेड दवाओं से बहुत ज़्यादा कम नहीं होता है, ब्रांडेड दवाओं के लगभग बराबर ही होता है, लेकिन ये फार्मासिस्ट को बहुत कम कीमत में उपलब्ध कराई जाती हैं। तो जेनेरिक दवाएं चाहे वो सिप्रोफ्लॉक्सेसिन के नाम से बन रही हों, चाहे वो सिपकोज के नाम से बन रही हों, वो फार्मासिस्ट को बहुत कम कीमत में उपलब्ध कराई जाती हैं। और जो ब्रांडेड कंपनी है वो थोड़ा मार्जिन देती है मेडिकल स्टोर वालों को, इसलिए ही आप जब मेडिकल स्टोर वालों के पास जाते हैं तो वो बोलते हैं कि ये दवा नहीं है, इसका अल्टरनेट दे दें, ये दवा बहुत सस्ती है। तो वो सस्ती मिलने के बाद भी उनको जो उसमें मुनाफा होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। यही दवाएं रूरल एरिया में बहुत ज़्यादा बिकती हैं। तो रूरल एरिया में जो मेडिकल स्टोर वाला है वो उस पर 45 अगर 45 रुपये उस पर MRP पड़ा है तो हो सकता है वो 45 रुपये की दे उसे, या हो सकता है कि उसे 40 रुपये की दे दे। एक बात जो बहुत ज़्यादा फैलाई गई है वो ये है कि जेनेरिक दवाएं और ब्रांडेड दवाएं बिल्कुल एक समान होती हैं। बहुत सारे यूट्यूबर हैं वो दिखाएंगे कि देखो इस पर भी सिप्रोफ्लॉक्सेसिन लिखा है और इस पर भी सिप्रोफ्लॉक्सेसिन लिखा है, इस पर भी पैरासीटामोल लिखा है, इस पर भी पैरासीटामोल लिखा है, यानी कि दोनों में पैरासीटामोल है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। जो आप बहुत ज़्यादा पैसा दे के ले रहे हैं वो भी वही चीज़ है जो कम पैसे में मिल रही है। इस बात में इतनी सच्चाई है कि दोनों के रैपर पर एक ही चीज़ लिखी होती है, इसके अलावा इसमें कोई सच्चाई नहीं है। दरअसल रैपर पर लिखे होने से सिर्फ उसकी गुणवत्ता तय नहीं हो जाती, हालांकि दवाओं की गुणवत्ता तय करने के लिए ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया है और वो कभी कभार इनकी गुणवत्ता को चेक करता है, इनकी सैंपलिंग होती है, इनका निरीक्षण होता है। लेकिन होने को तो फूड इंस्पेक्टर भी होता है, लेकिन आप देख रहे हैं ना, तो सड़ी गली सब्जियों से लेके कोई भी खाद्य पदार्थ ऐसा नहीं है जो आपको शुद्ध अवस्था में मिल जाए और उसमें मिलावट न हो। और इन्हीं सबको खाने से लोग बीमार होते हैं और उन्हें दवा लेनी पड़ती है, और जब वो दवा लेने जाते हैं तो उसमें भी पता नहीं कि उनकी गुणवत्ता कैसी है कैसी नहीं है। इस समय फार्मा इंडस्ट्री दो चुनौतियों से गुजर रहा है, एक नकली दवाओं की चुनौती है, दूसरी सब स्टैंडर्ड मेडिसिन की चुनौती है। कुछ समय पहले USTR नाम की एक संस्था ने स्पेशल 301 नाम से एक रिपोर्ट जारी की थी। उस रिपोर्ट के अनुसार भारत में करीब 20% दवाएं वो नकली दवाएं होती हैं। मैंने मार्च में एक वीडियो बनाया है, आप उसके एंड स्क्रीन पर जाके देख सकते हैं। ये वीडियो खत्म होगा तब उस पर एंड स्क्रीन पे आएगा, उस पर आप देख सकते हैं। हिमाचल में बद्दी नाम की एक जगह है और उत्तराखंड में रुड़की, ये दो जगह हैं जो नकली दवाएं बनाने के हब बने हुए हैं, और समय समय पर अक्सर यहाँ नकली दवाओं के कारखाने पकड़े जाते हैं। दूसरी बड़ी चुनौती है सब स्टैंडर्ड मेडिसिन की। WHO का मानना है कि जो विकासशील देश हैं उनमें करीब 10% मेडिसिन है वो सब स्टैंडर्ड मेडिसिन होती हैं। क्योंकि भारत जेनेरिक मेडिसिन बनाने वाला सबसे बड़ा देश है तो यहाँ पर ये आंकड़ा और ज़्यादा हो सकता है। अभी 4 फरवरी को WHO का एक स्टेटमेंट छपा है। उस स्टेटमेंट के अनुसार भारत से भेजे जाने वाली सब स्टैंडर्ड मेडिसिन कफ सिरप के द्वारा 3 देशों में करीब 300 बच्चों की मौत हुई है। आपने सुना होगा कि जून से लेकर सितंबर तक गाम्बिया में 66 बच्चों की मौत हुई है। कुछ आंकड़ों के अनुसार उन्हें 70 बच्चों की मौत बताया जाता है। तो WHO इन्हीं के बारे में बात कर रहा है। इसके अलावा उज्बेकिस्तान से भी कुछ मामले इस तरह के आए हैं। कल ही BBC ने गाम्बिया में जो बच्चे मरे थे उनके ऊपर एक रिपोर्ट अपलोड की है। उस रिपोर्ट को मैंने देखा है, आप डिस्क्रिप्शन में उसे देख सकते हैं, मैं उसमें उसका लिंक दे दूंगा। तो BBC की रिपोर्ट के अनुसार जम्मू में रामनगर एक जगह है, वहाँ भी 12 बच्चों की मौत ऐसे ही कफ सिरप पीने से हुई है। ये जो दवाएं हैं वो शिमला में एक कंपनी है जेनेरिक दवाएं बनाती है, उसने निर्यात की हैं, और निर्यात करने से पहले ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने उनको अच्छी तरह से उनका परीक्षण किया है
और भारत में जो जेनेरिक दवाएं उपलब्ध होती हैं उन सारी दवाओं का तो परीक्षण भी नहीं होता है। तो ये अपने आप में प्रूव्ड है कि जो जेनेरिक मेडिसिन होती है वो सब स्टैंडर्ड होती हैं, उनकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं होती है। एक बात जो बहुत ज़्यादा समझाई जाती है कि ब्रांडेड दवाएं होती हैं उनकी कीमत इसलिए ज़्यादा होती है कि वो पेटेंट होता है, उनका रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे कंपनी खर्च करती है और इसलिए वो उसका पेटेंट करा लेती है, इसलिए वो महंगी होती हैं। जब वो पेटेंट ख़त्म हो जाता है और जेनेरिक बनने लगती हैं तो वो सस्ती हो जाती हैं। तो ये बात सच नहीं है। तो जिन दवाओं का पेटेंट ख़त्म हो गया है वो भी हमेशा बहुत सस्ती नहीं होती हैं। जैसे पैरासीटामोल आप खरीदेंगे तो 15 जो टैबलेट हैं उनका जो स्टेप है वो 16-17 रुपए की आ जाएगी। ऑगमेंटिन आप खरीदेंगे जिसमें एमोक्सिसिलिन और क्लेवुलानिक एसिड होता है, उसका जो जेनेरिक दवाएं होती है वो भी कम से कम 8-10 रुपए की मिलेगी। तो पैरासीटामोल इतनी सस्ती मिल जाती है, जबकि एमोक्सिसिलिन और क्लेवुलानिक एसिड होता है वो इतना महंगा मिलता है, उनमें दोनों में ही पेटेंट नहीं है। तो दवाओं की कीमत केवल पेटेंट के कारण बढ़ी हुई नहीं होती है, दवाओं की कीमत ज़्यादा होने के और भी कई सारे कारण हैं। उनमें से एक कारण ये है कि जो दवा है उसमें जो साल्ट यूज हो रहा है, जिससे मेडिकल की भाषा में ड्रग कहते हैं, तो जो ड्रग यूज हो रहा है वो कितनी आसानी से उपलब्ध है। अगर वो आसानी से उपलब्ध है तो उससे जो दवा बनेगी वो सस्ती होगी। अगर उसको सिंथेटिक तरीके से बनाया जा रहा है और उसको बनाने में खर्च आता है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में खर्च आता है, तो वो महंगी होगी। जो जेनेरिक दवा कंपनियां होती हैं वो यहीं कंप्रोमाइज़ कर लेती हैं और इसीलिए उनकी जो क्वालिटी होती है वो कंप्रोमाइज्ड हो जाती है, सब स्टैंडर्ड हो जाती है। तो ये बात सच नहीं है कि सारी दवाएं इसलिए महंगी होती हैं क्योंकि उनका पेटेंट होता है। पेटेंट जिन दवाओं का नहीं है उनमें से भी कुछ दवाएं सस्ती हैं, बहुत सस्ती हैं, और कुछ दवाएं बहुत महंगी हैं। तो पैरासीटामोल है जिसे माइक्रोलैब है वो डोलो के नाम से बनाती है, और ग्लैक्सो है वो उसे कालपोल के नाम से बनाती है। आप देखें कि इनकी दोनों की कीमत सेम है, ऐसा नहीं है कि ग्लैक्सो है उसे 16 रुपये में बेच रही है तो माइक्रोलैब जो डोलो बेच रही है वो उसे 12 रुपये में उपलब्ध करा दे। बल्कि 1 mg पे आप जाके चेक कर लीजिए, डोलो की कीमत कालपोल से थोड़ी ज़्यादा ही है, जबकि ग्लैक्सो है वो एक बड़ा ब्रांड है और जानी मानी कंपनी है, और डोलो माइक्रोलैब बनाती है। तो माइक्रोलैब ज़्यादातर जेनेरिक दवाएं बनाती है। इसके बावजूद भी आप 1 mg पे चेक कर लीजिए कि कालपोल की कीमत से डोलो की कीमत थोड़ी ज़्यादा ही है, 1-2 रुपये। यहाँ जो ब्रांडेड कंपनियों ने दवाओं की कीमत आसमान छूते हुए रखी है, मैं उनकी एडवोकेसी नहीं कर रहा हूँ, और मैं ये नहीं मानता हूँ कि उनकी दवाओं के पैसे कम नहीं होना चाहिए। सरकार को कोई ऐसी रेगुलेटरी बनाना चाहिए और सरकार को दवा बनाना चाहिए। अगर सरकार मानती है कि जेनेरिक दवाएँ वो ठीक हैं, और जब जेनेरिक दवाएं इतनी सस्ती उपलब्ध हैं तो जो ब्रांडेड दवाएं वो क्यों अपनी दवाओं की कीमत इतनी ज़्यादा रखती हैं? सरकार उनसे कहे कि वो नीचे लेके आए। तो ये सरकार की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि जो दवाओं की कीमत है उस पर नियंत्रण रखे और जनता को वो सस्ते में उपलब्ध कराए। दवाओं की जो क्वालिटी है वो श्योर होनी चाहिए कि वो क्वालिटी उनके अंदर है, लेकिन सरकार से बहुत ज़्यादा कुछ उम्मीद नहीं की जा सकती। सरकार दरअसल जो कंपनियां हैं उनके इजी बिजनेस के लिए, उनके बिजनेस को आसान बनाने के लिए अभी जन विश्वास बिल लेके आई है। जन विश्वास बिल में उसने ऐसे बहुत सारे प्रोविजन हैं उन्हें बदला है जिनमें कंपनियों को सजा का प्रावधान था, अब उस सजा को उसने पेनल्टी में चेंज कर दिया है। तो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट था, उसके भी प्रोविजंस में बदलाव किए गए। उसके अनुसार अगर कोई कंपनी खराब दवाएं बनाती है और उसकी वजह से कुछ लोगों की मौत हो जाती है तो उसके लिए कंपनी को सील किया जा सकता है और उसे 2 साल तक की सजा हो सकती है। लेकिन सरकार अब ये प्रोविजन लेकर आई है कि वो 5 लाख 10 लाख रुपए की पेनल्टी दें और छूट जाए। तो सरकार जब उनके बिजनेस को इतना आसान बनाती है तो अब तो ये डर भी नहीं रहा कि उन्हें जेल जाना है, तो फिर वो कैसे क्वालिटी मेंटेन करेंगे। उम्मीद है कि जेनेरिक और ब्रांडेड दवाओं के बारे में आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। मैंने समयांतर के सितंबर अंक में इस पर डिटेल में एक आर्टिकल लिखा है,
तो समयांतर के सितंबर अंक को आप पढ़ सकते हैं। और ज़्यादा जेनेरिक और ब्रांडेड दवाओं को समझना चाहते हैं तो आपके स्वास्थ्य से जुड़ी हुई है, आपका स्वास्थ्य से प्रभावित होता है, तो मैं समझता हूं कि आपको वह विस्तार में जानना चाहिए। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। धन्यवाद।